बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस का 5वां पार्ट, जिसमें हम किडनीज़ के फंक्शन को पढ़ेंगे। इससे पहले लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किडनीज़ का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है। नेफ्रॉन का नंबर आपने याद रखना है, किडनीज़ का स्ट्रक्चर ड्रॉ भी ज़रूर करना है और उसको थ्योरी में जो लिखा गया था वो भी अच्छी तरह याद करना है। इसी तरह नेफ्रॉन के जो 3 पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स और रेनल कॉर्पसल, रेनल टिब्यूल, और रेनल टिब्यूल के अंदर फर्दर 3 पार्ट्स है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इन तीनों को आपने याद रखना है और ये कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ भी ज़रूर करके देखना है, क्योंकि पास पेपर्स में ये शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में ड्रॉ करने को ज़रूर आया है। जहाँ पे भी उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूछा, वहाँ पर तो ड्रॉ करना कंपल्सरी है, चाहे वो लिखें या ना लिखें, क्योंकि नंबर तभी मिलेंगे जब आप ड्रॉ करेंगे। तो आते हैं आज किडनीज़ के फंक्शन की तरफ। मैंने किडनीज़ का फंक्शन बताया था कि इनका काम है यूरिन की फॉर्मेशन करना। अब यूरिन की फॉर्मेशन किस तरह होती है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, यूरिया और वाटर वगैरह होता है, उनको फिल्टर कर लेती है किडनीज़ और उनको बॉडी से बाहर निकाल देती है। अब ये यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब इन 3 स्टेप्स को आपने एक बार दोबारा बोल के देख लें। पहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन, क्योंकि फिल्टर करना है, प्रेशर फिल्ट्रेशन। दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो फिल्टर होकर आता है उसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ताकि इतनी ज़्यादा मिकदार में यूरिन ना बने। और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन, कि कुछ खास किस्म के उसके अंदर सिक्रीशंस करके उसको यूरिन की खास कंपोजिशन दी जाती है, मतलब उसकी ऐसी कंपोजिशन कर दी जाती है उसके अंदर कुछ आयंस वगैरह डाल के कि वो यूरिन बन जाए। ठीक है, अब ये 3 स्टेप्स आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना, लेकिन ये कि इनके नाम आपने इंडिविजुअली ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं कि यूरिन की फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स लिखते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपने पूरी डिटेल नहीं लिखनी। सबसे पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन। इसमें लिखा गया है कि जब ब्लड आपके किडनीज़ के अंदर एंटर करता है ना रीनल आर्टरी से, रीनल आर्टरी मतलब वो आर्टरी जो किडनी की तरफ ब्लड लेके जा रही है। आर्टरी आप जानते हैं कि डिवाइड कर जाती है आर्टीरियोज में, आर्टीरियोज फिर आगे जाके डिवाइड करते हैं और बनाते हैं कैपिलरीज, और यही कैपिलरीज जो है वो ग्लोमेरुलस में भी पाई जाती हैं। ग्लोमेरुलस मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि रीनल कॉर्पसल का एक स्ट्रक्चर है, मैंने आपको उसकी डायग्राम भी दिखाई थी कि एक रेड सा स्ट्रक्चर था और उसमें से 2 छोटी छोटी ट्यूब्स निकली थी, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये असल में एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोज हैं। अब एफरेंट और इफरेंट क्या होता है? एफरेंट मतलब वो चीज़, वो स्ट्रक्चर या वो ट्यूब, वो पाइप जो किसी स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है, और इफरेंट वो जो उससे बाहर निकल रहा है। इफरेंट को आप याद रख लें एग्जिट से, एग्जिट होता है बाहर निकलना, तो इफरेंट जब आप याद रख लेंगे तो एफरेंट आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि अगर इफरेंट दूर लेके जा रही है तो एफरेंट जो है वो उसकी तरफ लेके जाएगी। अब ग्लोमेरुलस के अंदर ये 2 आर्टीरियोज हैं जो एक ब्लड को अंदर लेके जा रहा है ग्लोमेरुलस के, और एक बाहर लेके आ रहा है। जब ब्लड रीनल आर्टरी में से गुजर के आर्टीरियोज से ग्लोमेरुलस में जाता है तो ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इसमें से सॉल्ट्स, वाटर और यूरिया वगैरह फिल्टर आउट होके आ जाते हैं बोमेंस कैप्सूल में। ठीक है, और इतनी ज़्यादा मिकदार में फिल्टर आउट हो जाते हैं कि उस सारी जो चीज़ को जो फिल्टर होके आती है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम दिया जाता है। ये चीज़ इतनी ज़्यादा होती है कि ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है कि वो रोज़ाना की बिना पे इतनी ज़्यादा बॉडी के अंदर से चीज़ें जो है वो निकाल दे बाहर, क्योंकि इस तरह हमारे जिस्म में पानी और नमकियात वगैरह की कमी हो सकती है। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है प्रेशर फिल्ट्रेशन के नतीजे में रीनल कॉर्पसल के अंदर, रीनल कॉर्पसल आपने याद रखना है नेफ्रॉन का आगे वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं। अब इसको हमारे किडनीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस से गुजार के फिर यूरिन की फॉर्मेशन की जाती है। इतना ज़्यादा जो फिल्ट्रेट है उसको सबका सब यूरिन में नहीं कन्वर्ट कर दिया जाता, बल्कि इसमें से काफ़ी चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ताकि काफ़ी जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स वगैरह बॉडी से निकल दिए उनको बचाया जाए, उनको जिस्म के अंदर रखा जाए। इसी तरह पानी भी काफ़ी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एंड पे इसके अंदर कुछ खास किस्म के आयंस डाले जाते हैं ताकि इसको यूरिन की शक्ल दी जाए। ठीक है, ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट फिल्टर होकर आता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर, उनमें से तकरीबन 99% जो कंटेंट है उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आप इस तरह समझ लें कि अगर 100 लीटर बन के आए हैं तो उनमें से 99 लीटर जो है वो दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और ये होता है रेनल टिब्यूल्स के अंदर। रेनल कॉर्पसल वाला जो स्ट्रक्चर था उसने तो बस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर दिया। अब जब वो ट्यूब्स में से गुजरेगा रेनल टिब्यूल की, तो काफ़ी ज़्यादा आयंस को या वाटर को मुख्तलिफ प्रोसेस से, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, मतलब एनर्जी की मदद से भी हो सकता है, ऑस्मोसिस से भी हो सकता है, डिफ्यूजन से भी होता है कि काफ़ी ज़्यादा आयंस को दोबारा निकाल के ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले लिखा हुआ है कि
वाटर को और ग्लूकोज को ऑब्जॉर्ब किया जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ज़्यादा पानी और ग्लूकोज जो है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ताकि बॉडी के अंदर नमकियात की और ग्लूकोज की कमी ना हो। ये जो एकदम इतना ज़्यादा फिल्ट्रेट जल्दबाजी में आप कह लें कि बाहर निकल जाता है, उसकी अब रीचेकिंग करना ज़रूरी है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का अपने कंटेंट याद रखना है कि वाटर और ग्लूकोज को इसने मेनली रीअब्जॉर्ब करना है, ठीक है। उसके अलावा ये कि सॉल्ट्स को भी रीअब्जॉर्ब किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। अब सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पे सॉल्ट जाएगी उसके पीछे पीछे पानी भी जाएगा। एक बार आप सॉल्ट पे जोर लगा के उसमें एनर्जी लगा के या इन्वेस्ट करके उसको बाहर निकाल लें तो पानी आपका खुद ब खुद उसके पीछे ट्रैवल करता आएगा। तो सॉल्ट्स को आप रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से और फिर ऑस्मोसिस को फॉलो करते हुए पानी जो है वो उसके पीछे पीछे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फिर जब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद यही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो कि अब 1% रह गया है, उस 100% का जो उस टाइम निकल के आया था, वो लूप ऑफ हेनली के डिसेंडिंग लिम्ब में से गुजरता है तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और इसी तरह जब वो असेंडिंग लिम्ब में से गुजरता है तो फिर नमकियात की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। लास्ट पे आती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और उस स्टेप को नाम दिया जाता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का, ठीक है। अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या है कि सबसे पहले स्टेप में तो आपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर लिया प्रेशर फिल्ट्रेशन से। दूसरे स्टेप में आपने उसको 99% रीअब्जॉर्ब भी कर लिया, वाटर को भी आपने ऑस्मोसिस के जरिए बाहर निकलवा लिया फिर से ब्लड में, सॉल्ट्स को आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट से निकलवा लिया, ग्लूकोज को आपने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब कर लिया। अब लास्ट में जो है इसी तरह डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ब्लड के अंदर वाटर को रीअब्जॉर्ब कर दिया था। तो अब उस के स्ट्रक्चर के बाद, इस सारे प्रोसेस के बाद जो पीछे एक चीज़ रह गई है, अब उसको ख़ास यूरिन वाली शक्ल देनी है। और वो यूरिन वाली शक्ल किस तरह से दी जाएगी, जब उसके अंदर वही सारी चीज़ें होंगी जो यूरिन में नॉर्मली पाई जाती हैं। अब उसके लिए की जाती है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या है कि कुछ खास किस्म के आइंस इस यूरिन में ऐड किए जाते हैं और उन आइंस के अंदर क्रिएटिनिन भी हो सकता है, यूरिया के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जो ब्लड से निकाल के इस फिल्ट्रेट में एंटर किए जाते हैं। और ये इसलिए किए जाते हैं ताकि जो यूरिन है उसकी पीएच को मेंटेन किया जा सके, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पानी की न्यूट्रल पीएच होती है 7 pH। ये जब जानते हैं ना एसिडिटी को कहते हैं, हाइड्रोजन आइंस की कंसनट्रेशन को। जब किस चीज़ की पीएच बहुत लो होती है इसका मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन आइन बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। इसी तरह जो हमारा यूरिन है उसकी पीएच जो है वो मेंटेन करने के लिए जो कि 7.35 टू 7.45 है, मतलब पानी 7 पे है वो न्यूट्रल है और 7 से ऊपर जाते हुए बेसिक इन्वायरमेंट है। तो जो यूरिन है वो स्लाइटली बेसिक है, ठीक है। 7.35 टू 7.45 उसकी पीएच है। उसको मेंटेन करने के लिए उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आइंस डाले जाते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों के जहन में आती है कि जब ब्लड से इतना कुछ फिल्टर हो जाता है तो ब्लड के सेल्स क्यों निकल के हमारे खून में खुदा न खास्ता आने लग जाते, या और ग्लूकोज को मेंशन किया गया है तो फिर प्रोटीन्स को क्यों नहीं लिखा गया, कि इसलिए क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं और जो ब्लड के सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से इस तरह फिल्टर आउट नहीं हो सकते, ठीक है। इसीलिए सिर्फ सॉल्ट्स और ग्लूकोज वाटर वगैरह जो है वो फिल्टर होकर यूरिन में आते हैं। लास्ट में लिखा गया है कि जो यूरिन बन के आता है वो सिर्फ 1% है उसका जो शुरू में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के तौर पे बना था, ठीक है। और अगर एक इंसान के अंदर देखा जाए तो एवरेज जो है वो तकरीबन 1.5 लीटर या 1.4 लीटर मोर स्पेसिफिकली जो है वो यूरिन प्रोड्यूस होता है एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर। किडनीज में नेफ्रॉन के किस पार्ट में कौन सा वाला फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, ये आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं जिसमें दिखाया गया है कि रेनल कॉर्पसल के अंदर मतलब ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल वाली जगह पे प्रेशर फिल्ट्रेशन को दिखाया गया है। इसी तरह प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में ग्लूकोज और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में पानी की रीअब्जॉर्प्शन थी। और आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर पानी की रीअब्जॉर्प्शन थी और असेंडिंग लिम्ब के अंदर सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन थी, ठीक है। इसी तरह ये सब जो है वो आगे अब ड्रेन कर जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और उसको ड्रेन करने से पहले उसके अंदर लूप ऑफ हेनली में ही कुछ खास किस्म के आइंस जैसे कि क्रिएटिनिन और यूरिया वगैरह को ऐड किया जाता है ताकि उसको पीएच खास दी जा सके यूरिन वाली जो कि 7.35 टू 7.45 है। और लास्ट पे यूरिन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ आके रेनल पेल्विस में इकट्ठा होता है और रेनल पेल्विस से वो फिर यूरेटर के जरिए निकल जाता है। इसी तरह नेक्स्ट पेज के अंदर यूरिन की कंपोजिशन शो की गई है कि यूरिन में तकरीबन 95% वाटर है, यूरिया की कंसनट्रेशन है 9.3 ग्राम पर लीटर। इसी तरह क्लोराइड और पोटाशियम आइंस कुछ ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और बाकी जो आइंस हैं उनकी मिकदार जो है वो वेरिएबल है, मतलब वेरी करती है कि जिस चीज़ की आपने ज़्यादा इनटेक की ऑब्वियसली वो फिर ज़्यादा आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी।
उस पर्टिकुलर टाइम पे। अब ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर सारा स्ट्रक्चर एंड पे बनता है, इसको यूरिन का नाम दिया जाता है और ये रेनल पेल्विस से यूरेटर के जरिए बाहर निकल जाता है। तो आज हमने किडनी के फंक्शन को डिटेल में पढ़ा है। आपने इसकी डायग्राम को ज़रूर ड्रॉ करना है, साथ उसके मुख्तलिफ पार्ट्स में जो फंक्शन हो रहा है उसको लेबल करना है, और इसके जो 3 स्टेप्स हैं उनको ज़रूर याद रखना है क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह किडनी के ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन को पढ़ेंगे कि जब किडनी ने ये यूरिन प्रोड्यूस करना है तो ऐसा नहीं होता कि वो हमारी बॉडी के अंदर नमकियात की कमी पैदा कर दे यूरिन एक बार प्रोड्यूस करके, या हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ इंस्पाइडस हो जाए, मतलब पानी की कमी हो जाए। ऐसा ना होने से बचाती है हमारी किडनीज, क्योंकि किडनीज का काम है कि इसने होम्योस्टेसिस परफॉर्म करनी है। और होम्योस्टेसिस किस चीज़ की? पानी और सॉल्ट्स की। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लंग्स ने गैसेस की होम्योस्टेसिस परफॉर्म करनी थी, इसी तरह जो स्किन था उसने टेम्परेचर को मेंटेन करना था, तो किडनी ने हमारी बॉडी की नमकियात और पानी के लेवल को मेंटेन करना है यूरिन बनाते हुए। तो इस सारे टॉपिक को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। आपने इस क्वेश्चन को जो आज हमने पढ़ा है फंक्शनिंग ऑफ किडनी डिटेल से तैयार करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। किडनीज के स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम इस एनिमेशन की मदद से समझ लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो किडनीज हैं वो बैक वॉल में पाई जाती हैं और आखिरी 2 रिब्स जो हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। और साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि किडनीज को एक लेफ्ट किडनी जो होती है उनमें से वो ज़रा सी ऊपर होती है अपनी लोकेशन में, और जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे होती है। ठीक है, अब हम इस किडनी के स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो साइड पर डार्क रेड एरिया है वो कॉर्टेक्स है, और जो बाकी लाइट रेड है या थोड़ा पिंक वाले शेड में है वो रेनल मेडुला है। ठीक है, अब ये एक लोब जिसके अंदर मेडुला और कॉर्टेक्स दोनों इकट्ठे दिखाए जा रहे हैं, इसको रीनल लोब का नाम दिया जाता है। जो रीनल आर्टरी है वो ब्लड लेके आ रही है आपकी किडनी के अंदर और आगे जाके डिवाइड कर रही है आर्टरीज और आर्टीरियोज में। फाइनली यही वाले आर्टीरियोज जो हैं वो एंटर कर जाते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर, जैसे कि दिखाया गया है एफरेंट आर्टीरियोल को इस डायग्राम में ब्लू कलर में। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस आप जानते हैं कि नेफ्रॉन का बेसिक एक पार्ट है। ठीक है, नेफ्रॉन के 2 पार्ट है, रेनल कॉर्पसल और रेनल ट्यूब्यूल, और रेनल कॉर्पसल में आ जाता है ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस के अंदर 2 आर्टरीज थी, एक एफरेंट और एक इफरेंट। एफरेंट और इफरेंट का फंक्शन भी मैंने आपको बताया था और वो आगे आप इस एनिमेशन में भी देखेंगे कि किस तरह से दिखाया जा रहा है कि जो एफरेंट है वो ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर लेके जा रही है और जो इफरेंट है वो बाहर लेके आ रही है। अब आप जानते हैं कि ग्लोमेरुलस का काम है कि इसने प्रेशर फिल्ट्रेशन करनी है। मतलब देखें, आप देख सकते हैं इसके अंदर कि रेड कलर में कैपिलरीज का नेटवर्क है और उसके इर्द गिर्द व्हाइट कलर में जो है वो बोमन्स कैप्सूल दिखाया गया है। अब जो कुछ भी कैपिलरीज में से निकलेगा वो फाइनली आ जाएगा बोमन्स कैप्सूल के अंदर, और वो निकलेगा क्यों? ब्लड की प्रेशर की वजह से। ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो अंदर लेके आ रही है ब्लड को, जो इफरेंट है वो बाहर लेके जा रही है। तो इसी प्रेशर की वजह से काफ़ी ज़्यादा आइंस, वाटर, उसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें यूरिया वगैरह आ जाता है, और आइंस में मसलन सोडियम आ जाता है और क्लोराइड वगैरह, ये सब कुछ निकल के आ जाते हैं बोमन्स कैप्सूल के अंदर। लेकिन जो ब्लड की प्रोटीन्स हैं जैसे प्लाज्मा वगैरह और जो ब्लड के सेल्स हैं वो बाहर निकल के नहीं आते क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो वो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में पीछे रह जाते हैं और इस तरह से प्रेशर फिल्ट्रेशन का काम हो जाता है। इसके बाद आता है ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन का काम। आप जानते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में तकरीबन 99% जो कंटेंट है उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब काम हो रहा होता है ट्यूब्स के अंदर। कौन सी? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जैसे आप इस जगह पे देख सकते हैं लेबल हुए हुए, फिर लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट में ये ड्रेन हो रही होती है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आप देख लें कि काफ़ी ज़्यादा इधर उधर ब्रांचेज हैं जिसके जरिए काफ़ी ज़्यादा नेफ्रॉन्स एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आके ड्रेन होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो रीअब्जॉर्प्शन की जाती है वो होती है वाटर और ग्लूकोज की, जैसे आपने पढ़ा था। आप देख सकते हैं कि नेफ्रॉन के इर्द गिर्द इतना ज़्यादा कैपिलरीज का नेटवर्क फैला गया है। ठीक है, और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से ज़्यादा सारा कंटेंट आप देखेंगे निकल के दोबारा से ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, और हमने इसकी मिसाल में पढ़ा था कि इनमें मोस्टली वाटर और ग्लूकोज होता है। इसी तरह लूप ऑफ हेनले में अगर आप याद करें तो मैंने बताया था कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है उससे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है और असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है, और लास्ट में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। ये सब प्रोसेस होने के बाद तीसरा स्टेप था ट्यूबुलर सिक्रीशन का, कि अब अगर हमने उस यूरिन को वो खास पीएच देनी है 7.35 टू 7.45 की, तो हमने ब्लड में से कुछ खास किस्म के आइंस को जो है वो शामिल करना है इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट है ना कंटेंट उसके अंदर, ताकि वो यूरिन बन सके, अपनी खास पीएच अटेन कर सके। इसके लिए क्या होता है कि जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आखिरी पार्ट में जो भी इकट्ठा होकर मटेरियल आया है उसके अंदर ब्लड की तरफ से कुछ खास किस्म के आइंस जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन वगैरह को ऐड कर दिया जाता है और इस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन होती है। इसी यूरिन को रेनल पेल्विस के जरिए
यूरेटर में इकट्ठा किया जाता है और वो यूरेटर से इसे नीचे ले जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। इसके साथ ही आपका जो ये टॉपिक है किडनी के फंक्शन का, ये ख़त्म हो जाता है।